हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री, इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो डेवलप होकर बाहर आई। ये नेशनलिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरह का बिलीफ सिस्टम जो कि इम्फेसाइज करता है लॉयलिटी टू द नेशन और अ नेशन स्टेट एंड दैट इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप्स, है ना। ये नेशनलिज्म क्या होता है? तो नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जो कि नेशन के लॉयलिटी मतलब नेशन के प्रति लॉयलिटी को दिखाता है ना, जिसमें अपना हित यानी इंडिविजुअल हित को ना देखकर हम नेशन की इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ था, और जो क्लास 10 का हिस्ट्री है उसमें अगला चैप्टर जो है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है ना। तो पहले हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है वो पहले यूरोप के बारे में पढ़ के उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज पे एक इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, जो कि एक डायग्राम या पेंटिंग बोल सकते हैं, जो कि फ्रेडरिक सॉरियू के द्वारा बनाया गया है। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स यानी कि एक सीरीज बनाया, यानी कि 4 पेंटिंग का एक 4 प्रिंट्स का एक पेंटिंग बनाया, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज किया है और बताया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में। ये जो फ्रेडरिक सॉरियू के जो पेंटिंग्स हैं उसके कुछ अलग तरह के फीचर्स हैं, है ना। उनके फीचर्स में वो फीचर्स क्या क्या हैं उनमें? People of Europe and America marching in a long line and paying homage to a statue of liberty। जो लोग हैं यूरोप और अमेरिका के, वे लॉन्ग लाइन, एक लंबा सा लाइन लगाकर, एक कतार लगाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। वे लोग ये दिखाना चाहते हैं या ये अप्रिसिएट करना चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल है लिबर्टी का प्रिंसिपलिटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये क्या करना चाहते हैं? वो बढ़ाना चाहते हैं, अप्रिसिएट करना चाहते हैं। ऑन फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई सेटर्ड सिंबल ऑफ मोनारिकल रिजाइम्स। जो भी मोनारिकल यूरोप्स के जो मोनारिकल रिजाइम्स हैं उसके जो फ्लैग्स हैं या सिंबल्स हैं वे ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये दिखाता है सिग्निफाइंग द डाउनफॉल ऑफ द मोनारिकल एंड एब्सोल्यूट रिजाइम, यानी कि जो यूरोप के अंदर या जो अमेरिका के अंदर जो मोनारिकल रिजाइम्स हैं उनके डाउनफॉल को, मोनारिकल और एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम्स के डाउनफॉल को वो ये जो सिंबल है वो दिखा रहे हैं। इस इमेज में पीपल आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, है ना। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स में हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट नेशन के हैं, आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लैग्स, और उनको पहचाना जा सकता है फ्लैग्स के थ्रू। हर एक लोगों का अपना अलग अलग फ्लैग है और एक लंबे लाइन में वे लगे हुए हैं। यहाँ से और क्या उनको देख के पता है, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं। दिस डेपिक्ट द राइज ऑफ नेशन स्टेट। इससे ये बताता है, ये जो इमेज है ये डेपिक्ट कर रहा है कि कैसे जो हुआ वो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट को रेफर करते हैं एक कंट्री जो कि वेल डिफाइंड डेलिनिएटेड बाउंड्रीज होता है, यानी कि कोई भी देश का एक डेफिनिट क्या होता है? एक बाउंड्री होता है, डेफिनिट बाउंड्री होता है। रिसाइड बाय पीपल, वहाँ के लोग रहते हैं। सिमिलर कल्चर होता है, अपने हिस्ट्री को शेयर करते हैं। इथनिक कैरेक्टर होता है। इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस, और ऐसा माना जाता है कि हो सके तो उस जगह का उन लोगों, वहाँ के जो लोग हैं उनके चॉइस का गवर्नमेंट हो। पीपल इन अ नेशन स्टेट आर सपोज टू हैव यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कॉपरेशन, और ऐसा माना जाता है, ऐसा सपोज ऐसा किया जाता है, माना जाता है कि जो नेशन स्टेट के लोग होते हैं उनके बीच में यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कॉपरेशन जो होता है वो होता है।
तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उसके आइडिया ऑफ नेशन के बारे में, यानी कि एक फ्रांस जो है वो कैसे एक नेशन बना, है ना, वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है हिस्ट्री के अंदर। इट इज़ नॉट ओनली गेव अ ह्यूज सेटबैक टू मोनार्की, इसने बस सेटबैक ही नहीं दिया मोनार्की को, बट ऑल्सो गेव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और पहली बार ही यहाँ पे फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ, यानी कि जो सोवरेनिटी का जो ट्रांसफर हुआ किससे, मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन की तरफ, है ना, फ्रेंच सिटीजन्स के पास। The constitution in France came into existence and citizens were awarded with the rights of liberty and equality। अब जैसे ही मोनार्की का एंड होता है वहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास आती है, तो वहाँ पे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ के लोगों को एक नए टाइटल या बोल सकते हैं एक अवार्ड मिलता है जो कि राइट ऑफ लिबर्टी होता है और इक्वलिटी। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस various measures and practice to create a sense of collective identity amongst the French people। जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिए, अलग अलग मेजर्स, अलग अलग प्रैक्टिस क्रिएट किए ताकि लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आए, है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए लोगों के बीच में। वे क्या थे, तो आइडिया ऑफ ला पैट्री, जैसे हम लोग इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आइडिया ऑफ मदरलैंड था, उसी तरीके से फ्रांस के अंदर आइडिया ऑफ ला पैट्री था, यानी कि फादरलैंड, और दूसरा आइडिया क्या था, ले सिटोइन, सिटीजन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। जब मोनार्की का एंड हुआ, द ई स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एट द नेशनल असेंबली। जैसे ही मोनार्की का एंड हुआ तो उससे पहले ई स्टेट्स जनरल था, उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। इट्स मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन, यानी कि जो इसके मेंबर्स थे वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुने गए थे। एक्टिव सिटीजन किससे कहते हैं, ऐसे सिटीजन्स जो कि टैक्सेस को पेड करते हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। द न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो पहला फ्लैग था, यानी कि जो राजशाही टाइप का जो फ्लैग था उसको बदल दिया गया न्यू फ्रेंच फ्लैग के साथ। नेशन नाउ बिकम सुप्रीम, अब जो पहले जो था वो मोनार्की सुप्रीम था, लेकिन अब जो है वो नेशन जो है वो क्या बन गया, नेशन जो है वो सुप्रीम बन गया। हाइम्स वेयर कंपोज्ड, यानी कि कथाएं बनाए गए, भजन बनाए गए, ओथ्स वेयर टेकन, अलग अलग लोग जो थे ओथ्स ले रहे थे देश के नाम। इट वॉज रिगार्डेड एज फादरलैंड, और इसको कैसे दिखाया गया, एक फादरलैंड के तौर पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म लॉज वेयर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि पावर जो होगा एकदम सेंट्रलाइज्ड होगा, किसी एक बॉडी के पास होगा, उसमें अलग अलग लोगों के पास पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस तरीके से। और उसमें क्या था कि यूनिफॉर्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। यूनिफॉर्म लॉज क्या होता है कि वो चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, सारे लोगों के लिए एक तरह का कानून होगा, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लॉज, कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट लाया गया, मेजर्स लाए गए ताकि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं या ड्यूज हैं उसको एबॉलिश किया जाए। फ्रेंच लैंग्वेज वाज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस में रह रहे लोग थे उन लोगों के लिए जो फ्रांस लैंग्वेज था, जो फ्रेंच लैंग्वेज था, उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड देयर नेक्स्ट मोटिव इज टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, और रिवोल्यूशनरियों का ये मानना था कि अब जो है हम लोग, हमारा अगला मोटिव जो होगा वो यूरोप के अलग अलग देशों को हेल्प प्रोवाइड करना होगा ताकि वे भी एक नेशन बन सके।
The revolution impacted the middle class, including professionals, students in several countries such as Switzerland, Holland, Italy, Belgium. They also wanted to throw off the monarchies in their countries and become nation. और अलग अलग देश जैसे कि